दोस्तों आज हम एक हॉरर मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो इंडोनेशियन सिनेमा की एक स्पाइन चिलिंग मूवी है एंड जिसका नाम मे द डेविल टेक यू है। इस मूवी में होता कुछ ऐसा है कि एक डीमन एक पूरे खानदान को बर्बाद करने पे तुली रहती है। अब क्या ये फैमिली इस इविल पावर से बच पाएगी या फिर डीमन उन्हें एक एक करके टॉर्चर करके खत्म कर देगा। पूरी कहानी जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ये मूवी मैं आप लोग को पहले बता दूं कि एक सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। हर एक सीन के साथ एक नया ट्विस्ट सामने आता है। फिल्म का एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोग को एक वार्निंग दे देता हूं कि इस फिल्म में बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ है, तो अपने रिस्क पर ही देखिए। फिल्म की शुरुआत होती है लिस्माना नाम के एक इंसान से। हम देख पाते हैं कि लिस्माना बहुत ज्यादा नर्वस दिख रहा होता है, जैसे कि वो किसी का वेट कर रहा हो। अचानक से एक मिस्टीरियस लेडी उसके घर के बाहर आ जाती है और देखने से ऐसा लगता है कि लिस्माना इसी का इंतजार कर रहा था। उस लेडी को घर के अंदर बुलाता है और लिस्माना बताता है कि जो भी अरेंजमेंट्स तुमने बताए थे वो सब मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। ये बोलते हुए लिस्माना सीढ़ियों की तरफ जाता है, पर वो लेडी उसे रोक देती है, कहती है कि ये काम हम बेसमेंट में करेंगे। दोनों लोग बेसमेंट की तरफ जाते हैं, जहां वो लेडी कुछ अजीब मंत्र पढ़ने लगती है और एक रिचुअल स्टार्ट कर देती है। फिर लिस्माना उसको पैसे की एक बंडल और कुछ बाल देता है। जी हाँ दोस्तों, बालों का एक गुच्छा वो उस लेडी को दे देता है। वो लेडी उन बालों को पेपर में पैक करती है और फिर गटक जाती है, जो कि ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्रीपी लगता है। फिर वो अपने खुद के बाल तोड़ती है और लिस्माना को खाने को कहती है। लिस्माना को वो बाल खाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन जबरदस्ती खाना पड़ जाता है उसको। अब एक्चुअल में सोचने वाली बात यह है कि ये सब क्या हो रहा है। हम समझ पाते हैं कि ये कुछ टाइप ऑफ ब्लैक मैजिक है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है इसका खुलासा बाद में होगा। उसके बाद वो लेडी लिस्माना की एक उंगली काट देती है और उन नोट्स को उसके खून से रंग देती है। ये देखकर लिस्माना पूरी तरह से डर जाता है एंड वो कहने लगता है कि मैं तुम पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता, तुम पक्का मुझे धोखा दे रही हो। लेकिन जब लिस्माना मुड़कर देखता है तो वो एकदम हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो लेडी अब लिटरली हवा में उड़ रही थी। ये सुपरनैचुरल चीज देखकर लिस्माना बहुत ज्यादा डर जाता है एंड उस लेडी से माफी मांगने लग जाता है। अचानक से उस पे पैसों की बारिश शुरू हो जाती है और इतनी वेल्थ देखकर लिस्माना बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तब वो औरत कहती है कि तुम्हारा काम हो चुका है, अब तुम जा सकते हो। तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है और तुम्हारी जिंदगी में अब कभी भी पैसे की कमी नहीं होने वाली। लेकिन एक चीज जरूर याद रखना, जो प्रॉमिस तुमने मुझसे किया है उसको पूरा जरूर करना। ये सुनते सुनते लिस्माना सारे पैसों को इकट्ठा करता है और वहां से चला जाता है। लेकिन दोस्तों, अब सोचने की बात यह है कि आखिर ये प्रॉमिस था क्या, और कहीं लिस्माना को इन पैसों के बदले में कुछ सैक्रिफाइस तो नहीं करना पड़ेगा। ये राज इस वीडियो में आगे खुलेगा। अगले सीन में हमको पता चलता है कि लिस्माना रातों रात करोड़पति बन चुका है और सोसाइटी में बस उसकी ही बातें हो रही हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक न्यूज आती है कि लिस्माना की वाइफ एक अनजान वजह से मर गई। उसकी वाइफ के मरने के बाद लिस्माना एक लक्ष्मी नाम की एक्ट्रेस के साथ शादी कर लेता है। मगर अब धीरे धीरे लिस्माना के सारे बिजनेस डूबने लगे थे। उसकी दौलत खत्म होने लगी थी और वो जल्द ही गरीब होने वाला था। लेकिन ये सब अचानक से हुआ कैसे? रातों रात करोड़पति और कुछ टाइम में फिर से गरीब। उस लेडी ने तो प्रॉमिस किया था ना कि लिस्माना की लाइफ में अब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी नहीं आएंगी, तो अचानक से ये मुसीबत आई कैसे? दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत डरावनी सच्चाई छुपी हुई है, आगे सुनिए। अगले सीन में हम लोग लिस्माना की बेटी एल्फी को देखते हैं। एल्फी लिस्माना की पहली बीवी की बेटी है एंड लिस्माना ने जैसे ही उसकी पहली बीवी मरी और दूसरी शादी कर ली, तभी से एल्फी ने उससे बात करना तक बंद कर दिया था। लगभग 10 साल हो चुके हैं एंड आज तक वो अपने बाप से नहीं मिली। अचानक से एक दिन एल्फी को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है, जिस पर बताते हैं कि उसके बाप लिस्माना की हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसलिए एल्फी को ना चाहते हुए भी हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जब वो हॉस्पिटल के लिफ्ट में जाती है तो हम देख पाते हैं कि उसके साथ लिफ्ट में एक अजीब सा साया है। एल्फी भी इस प्रेजेंस को महसूस कर पाती है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ के देखती है तो उसको साया दिखाई नहीं देता। हॉस्पिटल पहुंचकर एल्फी देखती है कि वहां उसके सौतेले भाई बहन भी मौजूद थे। असल में लिस्माना ने जिस औरत से दूसरी शादी की थी उसके पहले से ही 2 बच्चे थे। मतलब लक्ष्मी के एक बेटा और एक बेटी थी, जिसका नाम रूबिन और माया थे। इसके अलावा लक्ष्मी और लिस्माना के साथ में एक और बेटी थी जिसका नाम नारा था। नारा सबसे छोटी बच्ची थी उस परिवार में और उस वक्त हॉस्पिटल में नारा मौजूद नहीं थी। रूबिन की गर्लफ्रेंड लिली भी वहां मौजूद थी। माया एल्फी को बताती है कि पापा की हालत बहुत ज्यादा सीरियस है। जब से पापा ने अपनी दौलत खो दी है तब से उनका बिहेवियर भी बहुत ज्यादा अजीब हो गया है। वो बार बार अपने पुराने घर जाते थे और खुद को उस जगह पे बंद कर लेते थे। अब माया यहाँ पे उसी घर की बात कर रही है जिसको हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। उसके बाद एल्फी अपने बाप को देखने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। तभी माया कहती है कि पापा के सारे पैसे डूब गए हैं एंड हम लोग फाइनेंशियली बर्बाद हो चुके हैं। हमारे पास पापा के इलाज कराने तक के लिए पैसे नहीं बचे। माया आगे बताती है कि बस पापा का वो पुराना वाला घर बचा हुआ है जो तुम्हारे नाम पे रजिस्टर्ड है। क्यों ना हम इसी घर को बेच देते हैं और पापा का इलाज करवा लें। ये सुनकर एल्फी उन्हें कहती है कि मैं सोच के बताऊंगी। इसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं और एल्फी अकेले में अपने बाप से कहती है कि आपको इस बुरी हालत में देखने का अलग ही मजा आ रहा है। आपने मेरी माँ के गुजर जाने के बाद फौरन दूसरी शादी कर ली है और आपने मेरी माँ से कभी भी सच्चे दिल से प्यार नहीं किया। जो भी आपके साथ अभी हो रहा है वो सब आपके ही किए का नतीजा है। ये सब सुन के हम ऑडियंस को पता चलता है कि एल्फी अपने बाप से बहुत ज्यादा नफरत करती थी।
एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे हम लोग देख पाते हैं एल्फी के हाथ पे अचानक से नाखूनों के निशान बन जाते हैं। तभी वहां की सारी लाइट्स ऑफ होने लग जाती है। एल्फी को फिर से वही साये का प्रेजेंस महसूस होने लगता है जो उसने लिफ्ट में देखा था, और तभी अचानक से वो देखती है कि एक डिमोनिक साया उसकी तरफ ही आ रहा है। एल्फी वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब लिस्माना ने उसका हाथ पकड़ लिया था। तभी वो साया उसकी तरफ तेजी से आने लगता है और ये सब देखकर एल्फी बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही वो साया गायब हो जाता है। एल्फी को लगता है कि वो अब सेफ है, पर तभी वो देखती है कि लिस्माना की जगह पर वही डीमन आ चुका है। उसे देखकर एल्फी एकदम से चिल्ला पड़ती है, मगर फिर से एक बार साया डिसअपियर हो जाता है एंड लाइट सब वापस आ जाती है। लेकिन तभी लिस्माना को होश आ जाता है। होश में आते ही वो बहुत ही अजीब हरकतें करने लग जाता है। वो एल्फी के ऊपर झपट्टा मार देता है एंड एल्फी की चीखें सुनकर माया और रॉबिन अंदर आ जाते हैं और लिस्माना उनके ऊपर खून की उल्टियां कर देता है। इस ट्रॉमेटाइजिंग इंसिडेंट से एल्फी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। इसके बाद लिस्माना की दूसरी वाइफ यानी लक्ष्मी वहां आ गई थी। लक्ष्मी को सच्चे दिल से लिस्माना की सिर्फ दौलत से प्यार था। उसको लिस्माना की पर्सनली कोई परवाह नहीं थी। लेकिन अब लिस्माना फाइनेंशियली खत्म हो चुका था। सिर्फ एक प्रॉपर्टी बची थी, वो भी एल्फी के नाम पर थी, और इसी वजह से लक्ष्मी किसी भी तरह उस प्रॉपर्टी को एल्फी से हासिल कर लेना चाहती थी। उसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहां एल्फी अपने घर पे बैठ के अपनी माँ को याद कर रही थी। उसे उस पुराने घर की भी यादें आ रही थी जहाँ पे उसने अपना बचपन अपनी माँ के साथ गुजारा था। इसीलिए वो डिसाइड करती है कि कल वो उस घर पे जाएगी। अगली सुबह एल्फी उस पुराने घर पहुंचती है जहां हम देख पाते हैं कि वो घर एक जंगल के बीच में था और देखने में बहुत ही ज्यादा क्रीपी था। उसके बाद एल्फी उस घर के अंदर जाती है जहां वो अपनी माँ के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करती है। अब एल्फी ये नॉस्टैल्जिया फील ही कर रही होती है कि अचानक से उसको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। एल्फी जब उस बच्ची का पीछा करती है तब वो देखती है कि वहां लक्ष्मी और उसके सौतेले भाई बहन भी आए हुए हैं। असल में वो छोटी बच्ची नारा थी जो कि लिस्माना और लक्ष्मी की सबसे छोटी बच्ची थी। एल्फी समझ जाती है कि ये लोग उसका पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं। उसके बाद लक्ष्मी एल्फी को समझाने की कोशिश करती है कि इस प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, जिस पर एल्फी रिएक्ट करती है कि तुम बहुत ही ज्यादा सेल्फिश औरत हो। तुमने मेरे बाप से सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी और तुम उनकी दौलत पे एंजॉय कर सको, लेकिन मेरी माँ तुम्हारे जैसी मतलबी औरत नहीं थी। वो पापा के साथ तब से थी जब से उनके पास कुछ भी नहीं था। ये सब सुनकर माया एल्फी पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन एल्फी रुकती नहीं है। वो आगे कहती है कि पापा की हालत बहुत सीरियस है, तो उनको सपोर्ट करने के बजाय तुम्हारी माँ बची कुची दौलत भी लूटना चाहती है। ये सब सुनकर लक्ष्मी गुस्से में आ जाती है और एल्फी को थप्पड़ मार देती है। एल्फी भी गुस्से में आकर बिना कुछ खाए पिए वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ देर बाद रूबिन खाना लेकर उसके पास आता है। उस टाइम एल्फी एक डायरी पढ़ रही थी, लेकिन उसके आने पर वो डायरी बंद कर देती है और बैग में रख देती है। अब एल्फी किस डायरी को छुपा रही थी वो आपको आगे पता चलेगा। फिर रूबिन लक्ष्मी और माया की तरफ से माफी मांगता है और कहता है तुम नाराज मत हो, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इससे हम लोग को पता चलता है कि रूबिन एक अच्छा आदमी है। अब ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं तभी माया रूबिन को बाहर बुलाती है और उसे एक बंद बेसमेंट दिखाती है, जहां हम देख पाते हैं कि ये वही बेसमेंट होता है जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। माया कहती है कि हमें इस बेसमेंट में जाना चाहिए, हो सकता है अंदर हमारे लिए पापा ने कोई कीमती चीज या फिर पैसे छुपाए हो, इसलिए हम अंदर जाके देखना चाहिए। इसके बाद ये लोग बेसमेंट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लग जाते हैं। उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि एल्फी घूमते घूमते अपने पापा के कमरे में पहुंच जाती है, जहां उसे बहुत सारी अजीब चीजें मिलती हैं। ये सारी चीजें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि यहाँ पे कुछ काला जादू वाला रिचुअल हुआ है, और एल्फी इसे देखकर समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसी वक्त अब रूबिन और माया ने उस बेसमेंट का दरवाजा खोल लिया होता है। ये लोग नीचे ही जाने वाले होते हैं तभी एल्फी आ जाती है और उन्हें अंदर जाने से मना कर देती है। वो इन लोग को वार्न करती है कि इस घर में कुछ न कुछ अबनॉर्मल जरूर है, लेकिन इस बात से लक्ष्मी इरिटेट हो जाती है। उसे लगता है कि एल्फी अब जानबूझकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मगर तभी नारा डर के बेसमेंट की तरफ पॉइंट कर रही होती है, जहां हम देख पाते हैं कि बेसमेंट से एक हाथ बाहर आ रहा होता है। लेकिन ये लोग कुछ समझ पाते हैं उससे पहले वो हाथ लक्ष्मी को पकड़कर अंदर खींच लेता है। और अब यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का सबसे डरावना फेज, जो आपको पूरी तरह से डरा देगा। अब ये देखकर ये लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन्हें बेसमेंट से लक्ष्मी की चीखें भी सुनाई दे रही थी और माया अपनी माँ को बचाने के लिए अंदर जाना चाहती थी, लेकिन रूबिन रोक देता है उसको। ये लोग कुछ डिसाइड कर पाते हैं उससे पहले ही लक्ष्मी खुद ही बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन एक डिमोनिक फॉर्म में। वो बाहर आते ही माया पर वायलेंटली अटैक कर देती है, लेकिन एल्फी लक्ष्मी पर हमला करके माया को बचा लेती है। अब यहाँ पर सबको ऐसा लगता है कि लक्ष्मी मर चुकी है, मगर नेक्स्ट मोमेंट वो उठ खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें अपना कर्ज अपनी आत्मा देकर चुकाना होगा, और ये बोलकर वो वहां से भाग जाती है। ये सब देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि बेसमेंट के अंदर जरूर कुछ डरावनी चीज छुपी हुई है, इसीलिए रॉबिन तुरंत उस बेसमेंट को लॉक कर देता है। अब हम देखते हैं कि लक्ष्मी के काटने से माया बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, इसलिए उसको तुरंत मेडिकल हेल्प की जरूरत थी। ये लोग यहाँ से निकलने के लिए गाड़ियों की तरफ भागते हैं, लेकिन लक्ष्मी ने सारी गाड़ियों को खराब कर दिया था। ये लोग समझ जाते हैं कि ये पूरी तरह से यहाँ पे फंस चुके हैं, लेकिन माया का इलाज भी जरूरी था, इसलिए एल्फी कहती है कि मैं माया के साथ पास वाले गाँव में जाती हूँ, वहां जरूर कोई मदद मिल जाएगी। इसके बाद एल्फी माया को साथ लेकर वहां से निकल जाती है। अब एल्फी को अपनी मदद करते हुए देख माया को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो एल्फी से माफी मांगते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हम दोनों नफरत छोड़कर प्यार से रहें। मैं नहीं चाहती कि हमारे माँ बाप की वजह से हम भाई बहनों में कोई दरार पड़े।
ये सारी बातें सुनकर एल्फी भी थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती है, लेकिन ये इमोशनल भरा पल जल्दी ही डरावने पल में बदल जाता है क्योंकि उन्हें आगे लक्ष्मी दिखाई देती है। लेकिन ये दोनों चुपचाप एक जगह छुप जाती है क्योंकि अगर लक्ष्मी ने इन लोग को देख लिया तो रिजल्ट सिर्फ एक ही होगा, वो है दर्दनाक मौत। इस सिचुएशन पर एल्फी कहती है कि हमें इसका सामना करना ही होगा, वरना हम सब यहाँ पे हमेशा फंसे रह जाएंगे। इसके बाद एल्फी अपना बैग माया को देती है और एक हथौड़ा लेकर लक्ष्मी की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन वहां पहुंचने पर एल्फी देखती है कि लक्ष्मी वहां से गायब हो चुकी थी। तभी वहां माया भी आ जाती है, जिसके हाथ में एल्फी की वो डायरी थी जो माया ने उसके बैग से निकाली थी। माया चिल्लाते हुए एल्फी से पूछती है कि तुमने ये क्या साजिश रची है, तुम्हारा प्लान क्या है, तुम हमारी फैमिली को खत्म करना क्यों चाहती हो। एल्फी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसकी बातों को इग्नोर करती है और वहां से भाग जाती है। एल्फी उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर माया अब जंगल में भाग चुकी थी। इसके बाद हम रूबिन और नारा को देखते हैं, जहां रूबिन अपनी गर्लफ्रेंड लिली को फोन करके मदद के लिए बुला लेता है। लिली भी तुरंत मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी हम एल्फी को देखते हैं जो वापस नारा और रूबिन के पास आती है और रूबिन को वो डायरी दिखाती है जिसको देखकर माया डर के भाग गई थी। अब हमें पता चलता है कि उस डायरी में इन्हीं लोगों की फोटोज थी, यानी रूबिन, माया, नारा और लक्ष्मी, जिनके ऊपर एल्फी ने क्रॉस मार्क्स लगाए हुए थे। एल्फी रूबिन को समझाती है कि मैंने बस गुस्से में आकर ये मार्क्स लगाए थे, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है। लेकिन माया ने इसका गलत मतलब निकाल लिया है एंड उसे लग रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ और इसीलिए वो मुझसे डरकर जंगल में भाग गई है। मैंने उसे ढूंढने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं मिली। वो आगे कहती है कि लेकिन अब मैं माया को यहाँ से बिना लिए नहीं जाऊंगी। सुबह होते ही हम लोग उसको जंगल में ढूंढने जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक साया बेसमेंट से बाहर निकलता है और नारा के पास जाता है, जहाँ नारा सो रही थी। वो साया नारा को उसकी माँ की आवाज में कॉपी करते हुए कहता है कि नारा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरे पास आओ। लेकिन नारा पहचान लेती है कि ये उसकी माँ नहीं है और वो कहती है कि तुम मेरी माँ नहीं हो। तभी वो साया उस पर जबरदस्ती हमला कर देता है। नारा की चीखें सुनकर एल्फी और रूबिन वहां पे आ जाते हैं और नारा को मुसीबत में देखकर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। वो डीमन एल्फी पर भी हमला करने लगता है, लेकिन रूबिन इवेंचुअली दोनों को बचा ही लेता है। लेकिन नारा और एल्फी दोनों बेहोश थी। दूसरी तरफ हम माया को देखते हैं जो जंगल में भागती हुई काफी दूर जा चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से उसके सामने उसकी माँ यानी लक्ष्मी आ जाती है और वो माया को देखकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन अपनी जान बचाने के लिए माया लक्ष्मी को मार देती है, पर साथ ही उसे इस बात का भी बहुत दुख हो रहा था कि उसने अपनी माँ को खो दिया है। इसके बाद हम सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ लिली यानी रूबिन की गर्लफ्रेंड अब वहां आ चुकी थी। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात माया से होती है, जिसके अंदर अब वो डीमन घुस चुका था। लिली को देखते ही माया उसे बेरहमी से मार डालती है, जिसके बाद वो घर वापस लौट आती है। यहाँ बेसमेंट से वो डीमन उसे बुलाने लगता है, मेरे पास आओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर माया बेसमेंट के अंदर चली जाती है, जहाँ उसे कुछ डॉल्स दिखती हैं। ये डॉल्स असल में इन्हीं लोगों की थी। तभी वो साया कहता है, तुम मेरी नौकर बन जाओ, मुझे सिर्फ एल्फी और नारा चाहिए, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस बात पर माया मान जाती है और तभी वो डीमन उसके शरीर में घुस जाता है। इसके बाद हम एल्फी को देखते हैं, जिसे पियानो की आवाज सुनकर होश आता है। एल्फी नीचे जाकर देखती है, तब उसे पता चलता है कि माया वापस आ चुकी है और वो पियानो बजा रही थी। लेकिन अचानक से माया डिमोनिक रूप में बदल जाती है। उसे देखकर एल्फी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और तभी वहां पे रूबिन और नारा आ जाते हैं, जिन्हें देखकर माया अपने नॉर्मल लुक में आ जाती है। माया एल्फी से कहती है, तुम्हें शायद कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद हम शाम का वक्त देखते हैं, जहाँ एल्फी रूबिन से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। बहुत सोचने के बाद एल्फी समझाती है कि डीमन असलियत में सिर्फ मेरे और नारा के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि हम ही लिस्माना का खून है। वो डीमन तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि हमारे पीछे है। वो किसी खास वजह से सिर्फ हमको मारना चाहता है। असल में रूबिन और माया लक्ष्मी के पहले पति के बच्चे थे और एल्फी और नारा में लिस्माना का खून बहता था। पर दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि डीमन सिर्फ इन दोनों के ही पीछे क्यों पड़ा हुआ था। इस बात का आंसर हमको जल्दी मिलने वाला है। लेकिन तभी माया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, एल्फी तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है। और ये बोलकर माया वहां से भाग जाती है। ये लोग समझ लेते हैं कि वो डीमन अब माया के अंदर घुस चुका है। रूबिन एल्फी को कहता है, तुम नारा का ध्यान रखो, तब तक मैं माया को ढूंढ कर लाता हूँ। अब माया को ढूंढते हुए रूबिन एक कमरे में पहुंचता है, जहाँ माया उसका ऑलरेडी वेट कर रही थी। माया उसे समझाने की कोशिश करती है कि हमें एल्फी और नारा को उस डीमन को दे देना चाहिए, लेकिन रूबिन उसकी बात बिल्कुल नहीं मानता। इस बात पर माया रूबिन की डॉल तोड़ने लगती है, जिसकी वजह से रूबिन के भी हाथ पैर टूटने लगते हैं और उसकी बेरहमी से मौत हो जाती है। ये सब देखकर नारा और एल्फी वहां से भागने लगते हैं, लेकिन वो डीमन उनकी डॉल्स को यूज करके उन्हें बेहोश कर देता है। अब दोस्तों, पूरी कहानी आप लोग को समझ में आने वाली है, क्योंकि यहाँ पे होने वाला है पूरे प्लॉट का खुलासा। जब एल्फी की आंखें खुलती है तो वो देखती है कि एक औरत काला जादू कर रही थी। ये वही औरत है जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। इसके बाद वहाँ लिस्माना आता है। ये एक्चुअली वो टाइम है जब लिस्माना के पास पैसे आ चुके थे और अब वक्त आ चुका था उस औरत के प्रॉमिस को पूरा करने का। वो औरत लिस्माना से पूछती है, तुम अपनी बेटी एल्फी के बाल लाए हो? जिस पर लिस्माना कहता है, मैं अपनी बेटी को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता। लेकिन वो औरत कहती है, तुम्हारी और मेरी डील ऐसी ही हुई थी, तुमने जो चाहा मैंने तुमको दिया, और अब मुझे जो चाहिए वो तुम्हें ना चाहते हुए भी अपनी बेटी को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। इस पर लिस्माना अपनी बेटी के बाल बताकर अपनी वाइफ के बाल दे देता है।
असल में औरत ने पैसों के बदले में लिस्माना से उसकी बेटी का सैक्रिफाइस मांगा था। इसके बाद वो औरत उस बाल पर कुछ रिचुअल करती है और इसी वजह से एल्फी की माँ यानी लिस्माना की पहली बीवी मर गई थी। लेकिन रिचुअल खत्म होने के बाद उस औरत को पता चलता है कि लिस्माना ने उसे धोखा दिया है। वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले लिस्माना उसके शरीर में खंजर घोंप देता है। मरते वक्त वो औरत उसका मांस नोचकर खा जाती है और श्राप देती है, तेरा खून मेरे हाथों ही मरेगा। तुमने जिस पैसों के बदले अपनी बेटी का सैक्रिफाइस करने का वादा किया था वो तुमने तोड़ दिया है, अब तुम्हारा सारा पैसा छिन जाएगा। ये बोलकर वो औरत मर जाती है। इसके बाद लिस्माना उस औरत को बेसमेंट में ही दफना देता है, यानी ये जो डीमन है ये वही औरत है। इसके बाद माया आती है जिसके अंदर वो डीमन घुसा हुआ था। माया एल्फी के डॉल को नुकसान पहुंचाने लगती है जिसका असर एल्फी पे भी पड़ रहा था। इसी वक्त एल्फी की नजर माया के गले पे पड़ती है जहाँ पे माया की खुद की डॉल लटकी हुई थी। अब माया उसके पास आकर उसको मारने की कोशिश करती है, लेकिन इसी मौके का फायदा उठाकर एल्फी गले से माया की डॉल निकाल लेती है। डॉल निकालकर वो उसे आग में डालकर जला देती है। डॉल के जलने से माया तो मर जाती है, लेकिन वो डीमन अभी भी जिंदा था। वो डीमन एल्फी को बेसमेंट से बाहर नहीं जाने देता, इसलिए एल्फी अब उस डीमन को खत्म करना चाहती थी। उसे पता था कि उस औरत की बॉडी बेसमेंट में दफन है। वो फौरन खोदकर उसकी बॉडी बाहर निकालती है, जहां वो उसका पेट फाड़कर लिस्माना के वो बाल निकालती है जो उसने मरते वक्त खाए थे। एल्फी उस बाल को जला देती है ताकि श्राप के साथ वो डीमन भी खत्म हो जाए। मरते वक्त वो औरत एल्फी को भी अपने साथ कब्र में खींचने लगती है, लेकिन तभी सही वक्त पे नारा को होश आ जाता है एंड वो एल्फी को कब्र से बाहर खींच लेती है। इसके बाद ये सब कुछ खत्म हो जाता है एंड ये दोनों वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन ये खूनी खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है एंड अभी भी अधूरा है। इस फिल्म का दूसरा पार्ट भी है जिसकी कहानी इससे भी ज्यादा डरावनी है। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं जरूर इसका सेकंड पार्ट भी एक्सप्लेन करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और जबरदस्त हाइप बनाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्पूकी।